नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास कल हुए धमाके से जुड़ा फोन कॉल आने के बाद जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। आज सुबह एनआईए की टीम भी इजरायली दूतावास पहुंची और वहां जांच की। कल धमाके की खबर आने के बाद पूरे इलाके को खाली करवाकर जांच की गई थी। मौके पर दमकल विभाग की टीम, दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीमें भी पहुंची थी। दिल्ली पुलिस की जांच में एक टाइप किया हुआ खत मिला है जिसमें इजरायल के प्रति भारी गुस्से का इजहार किया गया है। इस खत में ग्रुप का जिक्र है जिसने कुछ धार्मिक नारे भी लिखे हैं और लिखा है कि जिहाद जारी रहेगा। इस मामले में अब तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। इस सनसनीखेज घटना के बाद सेंट्रल दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और कल की घटनाओं के बाद आज वहां पर क्या हालात हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शुभांग ठाकुर। इजरायल एम्बेसी के पास धमाके की सूचना पर पुलिस फिलहाल लगातार छानबीन कर रही है। इस वक्त भी मौके पर अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस की एक टीम, यानी कि यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वहाँ की एक टीम इस वक्त भी अभी तक मौजूद है। यहाँ पर सुबह के समय से लगातार यहाँ पर डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम जिन्होंने फॉरेंसिक जाँच करी, उसके अलावा एनआईए और साथ ही एनएसजी यानी कि नेशनल स्पेशल फोर्स, ये सभी तमाम जो एजेंसीज़ है वो यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने जगह का निरीक्षण अच्छे से किया। उसके बाद जहाँ पत्ते हैं उन पत्तों को उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, तोड़ करके उन्होंने सैंपल इकट्ठे किए हैं, फॉरेंसिक जांच की है ये जानने के लिए कि आखिरकार जो धमाका था वो किस चीज़ से हुआ और किस चीज़ का धमाका था, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। जो इलाका इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इजरायल एम्बेसी से ठीक 200 मीटर की दूरी पर है और उसकी बैक साइड पर है। यहाँ पर धमाका हुआ था और यहीं पर वो लेटर भी मिला था जिसकी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन धमाका किस चीज़ का हुआ अभी तक इस बात का कोई सबूत यहाँ पर नहीं मिला है। जो फोरेंसिक जांच टीम कर रही है, जो सैंपल्स इकट्ठे किए हैं, उसके रिजल्ट आने का इंतज़ार किया जाएगा। अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है क्योंकि उनके पास कोई सुराग सबूत नहीं है कि आखिर किस चीज़ का धमाका हुआ था। कैमरामैन सुशील राठी के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, एनडीटीवी दिल्ली। अब तक इस मामले में क्या हुआ ये आपको बताते हैं। मंगलवार शाम को 5:45 बजे पीसीआर कॉल आई। इसमें इजरायल एम्बेसी के पास धमाके की सूचना दी गई थी। दिल्ली पुलिस मौके पर 5 मिनट के अंदर पहुंच गई। स्पेशल सेल और एनआईए की टीमें भी वहां पहुंच गई। तुरंत फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुला लिया गया। रात 8 बजे तक पूरे इलाके की छानबीन की गई। तलाशी में एक पत्र के अलावा कुछ नहीं मिला। विस्फोटक या उससे जुड़ा कोई सामान नहीं मिला। लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज आई। ये धमाका 100 मीटर दूर तक सुना गया, ये दावा किया गया है। धमाके वाले इलाके में सीसीटीवी नहीं था। अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और धमाके की जगह से जो पत्र मिला है उसमें क्या लिखा है इसका जिक्र जो सूत्र के हवाले से जानकारी मिली। इजराइल को लेकर इसमें गुस्सा है, अल्लाह अकबर लिखा है। जिहाद जारी रखने का जिक्र किया गया है। सर अल्लाह रेजिस्टेंस संगठन का जिक्र किया गया है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया गया है। पत्र को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। उधर कल इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां तो अलर्ट पर हैं ही। इजरायल सरकार ने भी भारत में अपने नागरिकों को सावधानी बरतने के लिए कहा है और ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि 26 दिसंबर को नई दिल्ली दूतावास के पास हुआ धमाका आतंकी हमला हो सकता है और ऐसी वारदात फिर से हो सकती है। ऐसे में इजरायली नागरिक सावधानी रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। आपको बता दें कि ये जो चाणक्यपुरी का इलाका है नई दिल्ली का, इसमें तमाम देशों के दूतावास और उच्चायोग हैं। ये पूरा इलाका सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। कैसे होती इस इलाके की सुरक्षा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। मंगलवार शाम करीब 5:45 बजे दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को एक पीसीआर कॉल मिलती है जिसमें एक शख्स कहता है कि दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर एक धमाका हुआ है। इसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जो लोकल पुलिस है वो वहाँ पर पहुँचती है। लेकिन काफ़ी छानबीन के बाद भी पुलिस को वहाँ से विस्फोटक जैसा कुछ नहीं मिलता है। एक पत्र मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अल्लाहू अकबर, और उस पत्र में इजराइल को लेकर काफ़ी गुस्सा था। ये भी लिखा था कि वो अपना जिहाद जारी रखेंगे। इस पत्र में अल्लाह रेजिस्टेंस नाम का एक संगठन है, उसने इस पत्र को लिखने की और वहाँ पर ब्लास्ट करने की जिम्मेदारी ली है। अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पुलिस को विस्फोटक जैसा वहाँ पर कोई सामान नहीं मिला है। जो पत्र मिला है वो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। ये तीसरा मौका है जब इजरायल एम्बेसी के पास ऐसी घटना हुई है। इसके पहले एक कार में आग लग गई थी, उसमें ब्लास्ट हुआ था।
और एक बार इजरायल एम्बेसी के सामने धमाके हुए थे। लेकिन इस घटना में अब तक पुलिस के हाथ खाली है। इजरायल एम्बेसी जहाँ पर है, ये वो इलाका है जो कि डिप्लोमेटिक एरिया में आता है। डिप्लोमेटिक एरिया की सिक्योरिटी कैसी होती है? डिप्लोमेटिक एरिया की सिक्योरिटी के लिए दिल्ली पुलिस की एक डिप्लोमेटिक सेल होती है, जिसमें एक एसीपी डिप्लोमेटिक होता है। वो एक पूरी अलग फोर्स होती है जो कि पूरे डिप्लोमेटिक एरिया यानी जहाँ पर सारे दूतावास होते हैं वहाँ की सुरक्षा वो संभालते हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की जो पीसीआर वैन्स हैं वो लगातार मूव करती हैं, जो क्यूआरटीज़ हैं वो वहाँ पर मूव करती हैं। कोई भी अपनी गाड़ी उस पूरे इलाके में पार्क नहीं कर सकता है। कैमरे ले जाकर वहाँ पर फोटोग्राफी की परमिशन नहीं होती है। हालांकि एम्बेसी के अंदर जो दूतावास की सुरक्षा है उनकी अपनी सुरक्षा होती है, लेकिन एम्बेसी के बाहर दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो मल्टी लेयर सिक्योरिटी होती है और लगातार पुलिस चौकसी रखती है। इन सब के बावजूद भी ये तीसरी बार ऐसा है जब इजरायल एम्बेसी, जो पहले से ही बहुत सेंसिटिव है, ख़ासतौर से गाजा के युद्ध के चलते पहले से बहुत संवेदनशील है, वहाँ पर ऐसी तीसरी घटना हो जाना। तो अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए, स्पेशल सेल और तमाम जो एजेंसियाँ वो कर रही हैं, लेकिन अब तक पुलिस को वहाँ पर कोई भी विस्फोटक ऐसा कुछ नहीं मिला है। और आखिर ये कौन पत्र रखने आया था, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इसी घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एल.एन. राव साहब, पूर्व डीजीपी दिल्ली पुलिस, साथ ही तेल अवीव से डॉक्टर खीवरा जांगिड़ी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि बेन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल से जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले राव साहब आपके पास आना चाहूँगा, आपको जो शुरुआती खबरें मिली हैं इसके हिसाब से क्या लग रहा है, क्योंकि अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। पहली बात तो ये कही जा रही है कि इस तरह का कोई इसमें विस्फोट हुआ ही नहीं है, इस बात के सबूत नहीं मिले, हालांकि वहाँ से सबूत इकट्ठे करने का प्रयास किया जा रहा है, और साथ ही कि पत्र भी मिला है। तो ये शुरुआती तौर पर आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या हो सकता है? देखिए, ये कोई शरारत तो जरूर है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें पत्र होना एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अदरवाइज जब तक धमाके के कोई सबूत नहीं मिले, एक्सप्लोसिव ना मिले, धमाका कैसे हुआ ये पता नहीं लगे, तब तक कोई केस बनता नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि इजराइल में तीसरी बार यहाँ दिल्ली में हुआ है, 2 बार पहले हो चुका है 2012 में, जैसा सेंगर जी बता रहे थे। तो अभी भी ये इजराइल एम्बेसी के पास में ऐसा पत्र लिखना और उसके बाद हमास और उसका इजराइल का जिक्र करना इसमें, और ये सारी बातें देखते हुए डेफिनेटली देयर इज सम थ्रेट तो है ही है। लेकिन जब तक धमाका जरूर हुआ, धमाका कैसे हुआ इसके बारे में अभी छानबीन जारी है, और शायद वो लेटर को जो भेजा है एफएसएल जांच के लिए, वो उससे क्या मिलता है, उसकी क्या रिपोर्ट आती है, उस पर डिपेंड करता है। और पुलिस अभी इनिशियली इन्वेस्टिगेट उस मौके से कर रही है, सभी टीमें लगी हुई हैं। मैं समझता हूँ कोई जब भी कोई सबूत मिलेगा इसके बारे में कि कोई केस ऐसा धमाके वाला बात या उग्रवादी घटना कुछ लगती है, तो डेफिनेटली इसमें केस दर्ज किया जाएगा और इसकी गहन पूछताछ स्पेशल सेल द्वारा की जाएगी और ज्यादा तफ्तीश की जाएगी। लेकिन अभी इसी स्टेज पर सभी लोग यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। और लेटर के बेस पे मैं दोबारा ये बताता हूँ, कोई ना कोई डेफिनेटली इजराइल एम्बेसी को थ्रेट जरूर है, और इसकी सिक्योरिटी और इसका थ्रेट का असेसमेंट दोबारा किया जाए। और यहाँ के इजराइल के एम्बेसी के जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो, और इजराइल के रहने वाले जितने भी आदमी दिल्ली में हैं, उन सब के लिए एडवाइजरी जारी की है, और उनको उस एडवाइजरी के लिए मानना चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी घटना के शिकार कोई ना हो सके। जी जी, तो जो एडवाइजरी वो जारी की गई है, डॉक्टर जहांगीर आपको क्या लग रहा है, क्योंकि वहाँ से इजराइल से ये एडवाइजरी जारी की गई है, धमाके की बात भी कही गई, आतंकवादी हमला हो सकता है ये भी कहा गया। हालांकि यहाँ पर जो जांच एजेंसियाँ हैं वो सबूत अभी इकट्ठा कर ही रही है, पुख्ता तौर पर अभी कुछ पक्के तौर पर नहीं कहा गया कि ये घटना क्या वाकई आतंकवादी घटना है या कोई विस्फोट हुआ था। लेकिन हाँ, जो थ्रेट परसेप्शन है वो लगातार बना हुआ है। नमस्कार अखिलेश। दरअसल 2 दिन पहले इजराइल के अंदर काफी हलचल हुई सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि ईरान के एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक सीनियर जनरल को इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके सीरिया में दमास्कस के करीब उनकी हत्या करी थी। उसके बाद से इजराइल ने हाई अलर्ट किया था अपने नागरिकों के बारे में कि ईरान की तरफ से उनको खतरा है, मतलब कहीं पे भी किसी तरह की चीज उनके साथ हो सकती है। तो अभी लग ही रहा है कि ईरान के साथ, और आज अगर आप देखें तो ईरान ने ये कहा है कि जो 7 अक्टूबर का हमला है वो हमला ईरान की तरफ से किया गया है। उनके जनरल जो सुलेमानी थे, जिनको आज से 3 साल पहले अमेरिका ने ईरान में ही मारा था। तो
मेरे ख्याल से इजराइल अब एक बहुत बड़ी चिंता में है कि ईरान के साथ उनके छुटपुट कहिए या संगीन कहिए हमले या बातचीत होने वाली है। दिल्ली में जो हो रहा है उसकी बदकिस्मती ये है कि आज से 2 साल पहले वो जो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद रोड है उसके डिवाइडर के जी। ऊपर 2 साल पहले एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ था और वहां पे भी एक लेटर पाया गया था। 2 साल से दिल्ली पुलिस या नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हमें ये नहीं बता पाई हैं कि ये हमला हुआ, वो हरकत करी किसने थी। हाँ। और अब जब ये, अभी तक तो लेटर ही मिला है, अभी तक तो ब्लास्ट होने की बात भी नहीं हुई है। ब्लास्ट होने की खबर पहुंचाई गई थी पुलिस को और उसके बाद जब मौके पे पुलिस पहुंची तो उनको सिर्फ एक लेटर मिला है। मेरे ख्याल से ये एक भय और दहशत फैलाने वाला काम ज्यादा लगता है कि बाकी कोई घटना तो अंजाम देने लायक अभी भारत में है नहीं उनके पास। पर ये कहना बड़ा मुश्किल है। मुझे अगर ठीक से याद है तो 2 साल पहले ये बात की गई थी कि जो 2 लोग पकड़े गए थे कश्मीर से उनका ईरान के किसी आइडियोलॉजिकल ग्रुप से लेना देना था। और वो बात मेरे ख्याल से या तो भारत ने दबा दी अपने कूटनीतिक हितों के चलते कि ईरान के ऊपर भारत ने सीधी उंगली नहीं उठाई। पर अब ये क्योंकि बात दोनों ही छुपाना दोस्त हैं, ईरान से लगना भी भारत मुश्किल की होता है। दोस्ती है, इसराइल से भी भारत की दोस्ती है। राव साहब को लाना चाहूंगा, जो बात डॉक्टर जहांगीर कह रहे हैं कि जो 2 साल पहले 2021 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड के ऊपर जो एक छोटा सा धमाका हुआ था, या कहें कि वहाँ पर एक पत्र भी मिला था, उसकी तहकीकात किस मुकाम तक पहुंची इसके बारे में जानकारी नहीं बताई गई। अगर बताई जाती तो शायद हो सकता कि कुछ और ही तस्वीर होती। देखिए, ये बिल्कुल सही है। जो एक घटना हुई थी उसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन अपेरेंटली इस इन्वेस्टिगेशन में कोई सबूत नहीं मिला था किसी प्रकार का। तो हो सकता है स्पेशल सेल द्वारा की गई तफ्तीश को उन्होंने क्लोज कर दिया है। और जब कुछ किसी के खिलाफ बनता नहीं कुछ भी, तो वो उसको अभी इन्वेस्टिगेशन को फॉर द टाइम बिंग बंद किया जाता है। कोई एविडेंस आगे मिली उस केस में तो डेफिनेटली इसको रिवील किया जाएगा और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है इसमें, डेफिनेटली तब तो पब्लिक के लिए या आम मीडिया के लिए ये बताने लायक होता है। लेकिन जब कुछ मिला नहीं है तो फिर वो चुपचाप हो जाते हैं। और वो भी शायद स्पेशल सेल ने यही बात अपनाई है कि इसमें कुछ भी अभी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आउटकम नहीं मिला है, तो उन्होंने उसको ज्यादा रिवील नहीं किया, पब्लिक को नहीं बताया और मीडिया को नहीं बताया। हाँ, इस लेटर के बाद ये भी एक इन्वेस्टिगेशन है, इसके बाद भी अगर इस लेटर में कोई कंटेंट्स मिले और ये केस आज ये कल वाला केस और उस वाले केस से अगर मेल खाता है और डेफिनेटली इससे कोई सुराग मिलते हैं, तो मेरे ख्याल से उस केस में भी कोई एविडेंस अगर आ गई तो वो केस की भी उसको मैं कहता हूँ जीवित हो जाएगा और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और ज्यादा पुलिस को सहायता मिल जाएगी। और ये दोनों केस केवल 2021 वाला मामला नहीं है, इससे पहले भी एक बार हो चुका है। आप जानते हैं कि स्टिकी बम का मामला सामने आया था और उसमें भी जो है 4 लोग घायल हुए थे। तो ये सारे एक के बाद एक इस तरह के मामले, चाहे टाइम ज्यादा बीच में गैप हो, लेकिन घटनाएं तो इस तरह की हुई हैं। यस अखिलेश जी, 2012 में जब ये घटना हुई थी तब मैं स्पेशल सेल में ही डीसीपी था और ये इस घटना के बारे में मैंने भी उस केस में काफी कुछ इसमें काम किया था और उस केस में पकड़ा भी गया था, आदमी मिल गए थे उस केस। वो केस वर्कआउट था और केस वर्कआउट होने के बाद कोई जर्नलिस्ट इसमें पकड़े गए थे और जाके फिर वहां से ईरान और उससे कनेक्शन इसके मिले थे। वो केस डेफिनेटली था, लेकिन वो पहले का था। 2021 और 2012 में 9 साल का फर्क था और 2021 और अब में ये 2 साल का लगभग फर्क है। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि ये लेटर वाला कल वाला जो केस है ये 2021 वाले केस को कनेक्ट करें और 2021 वाला केस मैं नहीं समझता कि वो पुराने 2012 वाले केस से कनेक्टेड था, वरना डेफिनेटली उससे कोई इनको सुराग मिलता और आप सब लोगों को दहशत फैलाना एक मकसद हो सकता है। डॉक्टर जहांगीर, और क्या चिंता वहां पर इजराइल में इसको लेकर के, वहां पर जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उनकी क्या चिंताएं हैं जो ये घटना कल की हुई है? क्योंकि अभी तक यहाँ पर धमाके की बात या उसके सबूत अभी फिलहाल तक मिलने की बात नहीं कही गई है। देखिए, इजराइल की बड़ी विडंबना भारत में सुरक्षा को लेकर है कि आपने सही सवाल किया है कि पिछले 2 केसों में इजराइल को मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ भारत की, मतलब हो सकता है कूटनीतिक तौर पे उस खबर को दबा के रखा गया हो, पर बार बार ये घटना अगर उनके एम्बेसी के आसपास होती है और आपके जैसे सहयोगी ने बताया कि ये इलाका पूरा अपने आप में बड़ा संगीन इलाका है जी, तो वहां पे इस तरह की बात होना तो चिंता के लिए होती है बात। अब इजराइल के न केवल राजनीतिक और कूटनीतिक लोग हैं वहां पे, इजराइल के बहुत सारे लोग आमतौर पे काम करते हैं। जिंदल यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे, अशोका यूनिवर्सिटी जैसी जगह पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं जहां मैं पढ़ाता हूं। पर इस बात की चिंता बहुत है। पर एक बात
जो ज्यादा डरावनी मेरे ख्याल से इसराइल को इस समय लग रही है वो ये लग रही है कि आज से 3 दिन पहले, अब उस बात को 4 दिन हो गए हैं, राजनाथ सिंह ने भले ही बड़ा मतलब बाहुबली वाला बयान दिया हो कि हम समंदर की तह में से जाके अपने जहाज पे हमले के जिम्मेदार को ढूंढ निकालेंगे, पर मुझे लगता नहीं है कि भारत के जहाज पे या जो जहाज भारत आ रहा था उस पे जो समंदर में हमला हुआ है उसमें अमेरिका की कही हुई बात को भारत इनकार कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने साफ कहा है कि जो ड्रोन अटैक हुआ था वो उसका नाता ईरान से है। मेरे ख्याल से अब हम एक बड़ी मुश्किल में फंसेंगे, भारतीय होने के नाते मैं ये कह रहा हूं कि अगर ईरान इसराइल के साथ अपनी लड़ाई को थोड़ा और मुश्किल बनाता है, जो कि जाहिर सी बात है, इसराइल ने जब उनके बहुत बड़े सिपहसालार को दमास्कस में 2 दिन पहले मारा है तो वो जाहिर सी बात है अब इस बात जी। का किसी न किसी तरह से तो अपना विरोध दर्ज कराएंगे। उस चक्कर में कहीं भारत की जमीन, भारत का समंदर बीच में ना आए, तब भारत क्या करेगा? तब भारत ईरान के प्रति अपनी नाराजगी कैसे जाहिर करेगा कि आप भारत के किसी हित को ना नुकसान पहुंचाएं, इसराइल के साथ आपकी जो लड़ाई चल रही है। और ये बात बिल्कुल तय मुझे लगता है हाइपोथेटिकल है अभी, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, धमाका है भी या नहीं है, क्योंकि अभी तक पुख्ता तौर पर यह बात नहीं कही गई है। ठीक है, बहरहाल डॉक्टर जाकिर माफी चाहता हूँ, समय जी जी ठीक है, हाँ, अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, कयास सिर्फ बम का नहीं है, ये जाहिर सी बात है कि भारत के जहाज पे और भारत के दूतावास के करीब हमले हुए हैं और वो इसराइल के खिलाफ है। अब इस बात का पता लगाया जाना चाहिए कि वो कहां से हुए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जब जांच पूरी होगी तो निश्चित तौर पर इस बार में कोई ना कोई पुख्ता जानकारी पुलिस की ओर से या एनआईए की ओर से दी जाएगी। बहरहाल शुक्रिया आपका डॉक्टर जहांगीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने आज मंदिर और उसके निर्माण से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने बताया कि 3 मंजिला राम मंदिर 70 एकड़ में बन रहा है। 20 एकड़ में निर्माण और 50 एकड़ में हरियाली होगी। ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर पर काम चल रहा है। मंदिर के चारों ओर दीवार परकोटा बनाया जा रहा है। परकोटे के चारों कोनों पर कुल 6 मंदिर होंगे। सूर्य मंदिर, शिव मंदिर, भगवती मंदिर, गणेश मंदिर होंगे। विष्णु जी और हनुमान जी का मंदिर भी बनाया जाएगा। 2024 के अंत तक 7 और मंदिर बनाए जाएंगे। दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए लिफ्ट लगाई जा रही है। यात्रियों के सामान रखने के लिए 25,000 लॉकर होंगे। परिसर के अंदर एक छोटा अस्पताल भी होगा। शौचालय का बड़ा कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट भी बनाए जा रहे हैं। सीवर, बिजली, पानी की व्यवस्था ट्रस्ट करेगा। रामलला की मूर्ति 5 साल के भगवान राम की होगी। 51 इंच की ऊंचाई वाली 3 मूर्तियां बन रही हैं। तीनों में जो सबसे अच्छी मूर्ति होगी उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। खड़ी मुद्रा में भगवान राम की मूर्ति होगी। प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के गर्भगृह में होगी। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा 16 जनवरी से शुरू कर दी जाएगी। अंतिम पूजा 22 जनवरी को दोपहर ठीक 12:30 पर की जाएगी। राम मंदिर की उम्र करीब 1000 साल होगी। 5 वर्ष की आयु का राम, हमारे आपके घर में भी 5 वर्ष का बालक, कैसा लगता है? आंखें कैसी, चेहरा कैसा, मुस्कान कैसी, बॉडी लैंग्वेज कैसी? ऐसी डिजाइन ड्राइंग तैयार की गई, मूर्तिकारों को दिया गया है। ऊंचाई तय की गई है। तलवे से लेकर पैर के अंगूठे से लेकर ललाट 51 इंच। ललाट के ऊपर ये आ जाएगा, वो अलग है। हमारा संबंध ललाट तक है। खड़ी मूर्ति 3 मूर्तिकार बना रहे हैं। आगामी 1 हफ्ते में कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी बन पाई, किस मूर्ति में डिवाइननेस और बाल सुलभ कोमलता, सुकोमलता दोनों आई हैं। उसमें देवत्व भी होना चाहिए, डिवाइननेस, और उसमें 5 वर्ष के बालक का सुकोमल
चेहरा भी होना चाहिए, उसका सिलेक्शन किया जाए। प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि 16 जनवरी से प्रारंभ होगी, 22 जनवरी को पूरी होगी। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बातचीत में देश के कई हिस्सों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी जुड़े। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक समय सीमा के भीतर पहुंचाना है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य इन लोगों तक पहुंचना है जिन्हें अब तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि 2 करोड़ और महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। मुझे आगे के कुछ समय में देश भर में ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो बहनें हैं, ये जो हमारी सब दीदियां हैं, उसमें से मैं कम से कम 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना चाहता हूं। गांव गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज सुबह अचानक झज्जर जिले के गांव छारा में पहुंचे और वीरेंद्र आर्य अखाड़ा में पहलवानों से चर्चा की। राहुल के साथ बजरंग पुनिया भी दिखाई दिए, जो कि कुश्ती संघ के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के मुख्य चेहरों में शामिल हैं। छारा गांव पहलवान दीपक पुनिया का गांव है, जो कि झज्जर जिले में आता है। बता दें कि दीपक और बजरंग पुनिया ने इसी वीरेंद्र अखाड़े से अपनी कुश्ती शुरू की थी। राहुल गांधी सुबह करीब 6:15 बजे पहुंच गए थे। उन्होंने पहलवानों के साथ मिलकर वहां पर व्यायाम भी किया और उनसे दांव भी सीखे। भाई मैं उस्ताद की बनाई। हमारा जो रूटीन होता है ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए। वीडियो बनाई थी उन्होंने। हाँ, कुश्ती की उन्होंने और की एक्सरसाइज की। बिल्कुल। आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, कि रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। तो झज्जर पहुंचे थे राहुल गांधी। और आज सुबह आगरा नेशनल हाईवे पर कोहरे की वजह से 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा गई। इसमें एक ऐसी गाड़ी भी थी जो मुर्गों से भरी हुई थी। आगरा नेशनल हाईवे पर हुए हादसे के बाद वहां मुर्गों की लूट मच गई। मैक्स गाड़ी में 1.5 लाख रुपए के मुर्गे थे। देखो भाई, वो एक्सीडेंट के अंदर ये यहाँ पर गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, जिसमें देखो चोरों की तादाद टूट पड़ी है और जो यहाँ पर चोरियाँ बरकरार कर रहे हैं। तो 5 की बात में आज इतना ही। नमस्कार।